Now, let me once again continue with the same concept. We have got two sources having same frequency. They are radiating wave, source S1, source S2, and this point observer at O. Wave emitted by source S1 travel distance of x1, wave emitted by source S2 travel distance of x2. So there is a path difference of x2 minus x1, and there is a phase difference of 2 pi by lambda into delta x. Now this is the phase difference which arises due to the path difference. यदि ऑलरेडी ही सोर्स S1 S2 कुछ फेज डिफरेंस के साथ इनिशियली वाइब्रेट कर रहे हो तो वो फेज डिफरेंस ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब सोर्स S1 की वजह से पॉइंट O पर जो प्रेशर वेव होगी दैट इज P1, दैट इज इक्वल टू PO1 साइन ओमेगा टी माइनस KX, और सोर्स S2 की वजह से जो पॉइंट O पर प्रेशर वेव होगी दैट इज P2 एंड दैट इज इक्वल टू PO2 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस डेल। यहां मैंने ऑलरेडी बताया एट O P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, एट O P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पॉइंट O पर जो रिजल्टिंग प्रेशर वेव बनेगी दैट इज गिवन बाय P इक्वल टू PO साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस बीटा। यह मैंने लिखवा दिया पिछले आर्टिकल में। अब इधर मैं बता दूं वो जो tan बीटा वाला एक्सप्रेशन है, बीटा के लिए जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था tan बीटा इक्वल टू PO2 साइन डेल अपॉन PO1 प्लस PO2 कॉस डेल, दैट इज इररिलेवेंट एक्सप्रेशन। उस पर कोई आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को या कोई बहुत विशेष चर्चा नहीं होगी। जो पॉइंट O पर रिजल्टिंग वेव का इनिशियल वेव के साथ फेज डिफरेंस है वो कोई खास पॉइंट नहीं है। द मोर इंपॉर्टेंट इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड एट O ऑफ द रिजल्टिंग वेव, वो मैं हाईलाइट करके लिखता हूं। प्रेशर एम्पलीट्यूड O इज गिवन बाय PO1 स्क्वायर प्लस PO2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस PO1 PO2 कॉस जेल। और पॉइंट O पर जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PO1 स्क्वायर, इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PO2 स्क्वायर, while intensity at point O is directly proportional to PO square. So I'll write intensity at O is equal to I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos del। यह एक्सप्रेशन सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब now the important point. At point O, will here maximum intensity for maximum intensity at O, point O पर maximum intensity होगी यदि cos del की वैल्यू +1 होती है तब। जरा देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos del। यदि इस cos del की वैल्यू -1 से +1 होती है, यदि cos del की वैल्यू +1 हो जाए तो पॉइंट O पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। अब cos del की वैल्यू +1 कब होगी?
जब डेल की वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। यदि डेल की वैल्यू 0 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 0, 1, 2 या 3, आई एम सॉरी, यदि डेल की वैल्यू 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, इन दैट केस कॉस डेल की वैल्यू +1 होगी और इन दैट केस इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब यदि डेल की वैल्यू 2n पाई होती है तो जरा देखिए दैट डेल की वैल्यू यदि हम 2n पाई रखते हैं तो पाथ डिफरेंस होएगा n लैम्डा और इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। मतलब डेल की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन होनी चाहिए। पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। It means interfering waves must be in same phase. Interfering waves must be in same phase. तब वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वह क्या होगी जरा देखिए, I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2, that would be under root of I1 plus under root of I2 whole square। और इस सिचुएशन को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इट्स और जो प्रेशर एम्पलीट्यूड PO होगा दैट इज 4 टाइम्स और PO1 प्लस PO2 स्क्वायर। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे या फिर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहेंगे। और ऐसा हमेशा तब होगा जब इंटरफेरिंग वेव्स सेम फेस में होंगी। यही बात हमने वहां ट्रांसवर्स वेव में भी सीख रखी थी। जब सेम फेस की वेव्स इंटरफियर करती हैं, जब सेम फेस की वेव सुपरपोज करती हैं, सेम फेस की वेव मतलब जिनका फेज डिफरेंस हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर जिनमें पाथ डिफरेंस हो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। ऐसी कंडीशन में वहां कॉस डेल की वैल्यू +1 होती है। ऐसी कंडीशन में वहां पर प्रेशर एड अप हो जाते हैं और इंटेंसिटी भी एड अप हो जाती है और वहां पर इंटेंसिटी बिकम्स, यदि I1 I2 सेम हो जाए तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स दिखने लगती है। इफ I1, मैं इधर बात लिखता हूं, इफ I1 इक्वल टू I2 देन I0 वुड बी 4 टाइम्स दिस I1। इंटेंसिटी वहां पर 4 टाइम्स दिखने लगेंगी। अब फॉर मिनिमम इंटेंसिटी और फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट O मैं वह भी कंडीशन लिखता हूं जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहेंगे। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट O हम कहेंगे कॉस डेल की वैल्यू -1 होनी चाहिए। ध्यान रहे यह जो कॉस डेल है इसकी वैल्यू -1 से +1 होती है। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस डेल की वैल्यू -1 हो और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस डेल की वैल्यू +1 हो। इनके बीच में किसी भी वैल्यू के लिए जो इंटेंसिटी होगी वह इंटरमीडिएट होगी। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हमने कॉस डेल की वैल्यू -1 रख दी। अब कॉस डेल की वैल्यू -1 कब होती है? जब डेल की वैल्यू हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जब हम इधर रखेंगे डेल की वैल्यू 2n-1 पाई, तो फेज डिफरेंस हमें दिखेगा ऑड मल्टीपल ऑफ
लैम्डा बाय 2। इसका मतलब डेल की वैल्यू होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। पाथ डिफरेंस होना चाहिए, दिस पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से जब फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई होएगा, या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 या 7 लैम्डा बाय 2 होएगा, तो हम कहते हैं इंटरफेरिंग वेव्स आर इन अपोजिट फेज। इंटरफेरिंग वेव्स must be in opposite phase. Waves must be in opposite phase. यदि opposite phase की waves interfere करेंगी, यदि opposite phase की waves interfere करेंगी, तो वहां पर ऐसी कंडीशन में मिनिमम इंटेंसिटी बन जाएगी, एंड दैट मिनिमम इंटेंसिटी इज अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। वहां पर जो प्रेशर एम्पलीट्यूड बनेगा दैट वुड बी मॉड ऑफ PO1 माइनस PO2, और इस सिचुएशन को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहेंगे, या तो हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और इस केस में वहां इंटेंसिटी अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2। यदि I1 I2 बराबर हो गए तो वहां पर जो मिनिमम इंटेंसिटी बनेगी दैट वुड बी 0। और इस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन तब होएगा जब यह दोनों सोर्स कोहेरेंट होते हैं। कोहेरेंट सोर्स के लिए यहां पर इस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की बात समझाता हूं, तो ध्यान से नोट डाउन कीजिए इन सब चीजों को। लेट मी एलाबोरेट दिस सिचुएशन। देखिए, यह सोर्स S1, यह सोर्स S1 है जो किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ साउंड वेव्स रेडिएट करता है चारों तरफ, फिक्स वेवलेंथ के साथ में साउंड वेव्स रेडिएट करता है। मैं लैम्डा बाय 2 रेडियस का एक वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूं। यह जो वेव फ्रंट है लैम्डा बाय 2 रेडियस का है, यह रेडियस लैम्डा बाय 2, इसका फेस होएगा पाई। फिर मैं एक और वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूं लैम्डा रेडियस का, यह लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट है, और सोर्स के रेस्पेक्ट में यह 2 पाई फेस पर। इसका मतलब सोर्स S से रेडिएट होती हुई साउंड वेव जब इस वेव फ्रंट तक पहुंचेगी तो उसका पाथ ट्रेवल्ड लैम्डा बाय 2 होएगा और उसका फेस चेंज पाई होएगा। और जब वह वेव इस वेव फ्रंट तक पहुंचेगी तो पाथ ट्रेवल्ड हो जाएगा लैम्डा और फेस चेंज हो जाएगा 2 पाई। इसी तरह से 3 लैम्डा बाय 2, दिस इज 3 लैम्डा बाय 2 at the phase of 3 pi, and then this is 2 lambda at the phase of 4 pi। इस तरह से किसी भी सोर्स के लिए हम वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं दूसरा सोर्स S2 बनाता हूं, this another source S2 having same frequency
एंड लेट अस से इट्स इन सेम फेज विथ S1, S1 और S2 सेम फेज में। अब इसके लिए मैं इसी तरह से वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकता हूं, λ/2 रेडियस का वेव फ्रंट जो कि पाई के फेस पर होएगा, देन लैम्डा रेडियस का वेव फ्रंट जो कि 2 पाई फेस पर होएगा, वंस अगेन 3λ/2 का वेव फ्रंट जो कि 3 पाई फेस पर होएगा, और यह वेव फ्रंट हुआ 2λ और 4 पाई फेस पर। अब जरा देखिए, ऑब्जर्व दिस पॉइंट, ऑब्जर्व दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कीजिए, दिस पॉइंट P। इस पॉइंट P पर S1 से आने वाली वेव, S1 से आने वाली साउंड वेव 4 पाई के फेस पर है, जबकि S2 से आने वाली वेव यह 2 पाई के फेस पर है। S1 से आने वाली वेव 4 पाई के फेस पर दिख रही है और S2 से आने वाली वेव 2 पाई के फेस पर दिख रही है। यह इस वेव फ्रंट पर है जो 4 पाई फेस पर है, यह इस वेव फ्रंट पर है जो 2 पाई फेस पर है। इन दोनों वेव्स, यह दोनों वेव S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव, ये पॉइंट P पर मिल जाएंगी, पॉइंट P पर इंटरफियर कर जाएंगी, पॉइंट P पर सुपरपोज कर जाएंगी। इन दोनों इंटरफेरिंग वेव में जो फेज डिफरेंस है वह है 2 पाई। दोनों इंटरफेरिंग वेव में फेज डिफरेंस है 2 पाई, दोनों में पाथ डिफरेंस है लैम्डा। यह दोनों वेव जो इंटरफियर कर रही हैं यह सेम फेज में, और यदि यह दोनों वेव सेम फेज में है तो इस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होएगा। इस जगह पर जब ऑब्जर्वर सुनेगा तो उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, सबसे ऊंची आवाज सुनाई देगी, और वह जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। इस जगह पर मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड होएगा। दिस हियर विल हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम साउंड, मैक्सिमम प्रेशर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। Since at this point the interfering waves are in same phase, इसी तरह से आप इस पॉइंट की तरफ देखिए, यह जो पॉइंट Q है इसकी तरफ देखिए। पॉइंट Q पर भी S1 से एक वेव पहुंचेगी जो कि 4 पाई के फेस पर होगी, और S2 से एक वेव पहुंचेगी जो कि 3 पाई के फेस पर होगी। S1 से आने वाली वेव 4 पाई के फेस पर है, S2 से आने वाली वेव 3 पाई के फेस पर है। दोनों वेव इधर वंस अगेन मिल रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं, इंटरफियर कर रही हैं। इन दोनों सुपरपोजिंग वेव्स में जो फेज डिफरेंस है वह है पाई, फेज डिफरेंस पाई। इन दोनों सुपरपोजिंग वेव में पाथ डिफरेंस है λ/2। इट्स ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 और द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इस जगह पर हम कहेंगे इंटरफेरिंग वेव्स आर इन अपोजिट फेज। इस जगह पर इंटरफेरिंग वेव्स अपोजिट फेज में, इस जगह पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, एंड दैट मिनिमम इंटेंसिटी वुड बी √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। इस जगह पर प्रेशर एम्पलीट्यूड मिनिमम होएगा। हम कहेंगे इस जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होएगा। इस जगह पर कोई ऑब्जर्वर यदि अपने कान रख देगा, कान लगा देगा, तो उसको मिनिमम साउंड, मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। तो इस तरह से साउंड, सोर्स S1 और सोर्स S2 के साइमल्टेनियसली साउंड वेव रेडिएट करने से एक पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई 4I0। यदि यह I1 I2 बराबर है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी यह हुई √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। इस तरह से इसी स्पेस में, इसी रीजन में किसी जगह पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी, और किसी जगह पर मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। और ये हमेशा होएगा ओनली इफ source are coherent,
source are coherent. कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स मतलब क्या? वह दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और जिनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट है या दोनों सेम फेज में। ऐसी स्थिति में वहां पर स्पेस में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी वाले रीजन बन जाएंगे और इनके कहीं बीच में जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम और मिनिमम के कहीं बीच में होगी। अब इधर मैं एक बात और बता दूं, इफ द सोर्स आर इनकोहेरेंट, यदि सोर्स कोहेरेंट नहीं हो, फॉर इनकोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्स, नॉन कोहेरेंट सोर्स, यदि सोर्स कोहेरेंट नहीं हो, नॉन कोहेरेंट हो और ऐसे दो सोर्स S1 S2 हो जाए तो स्पेस में जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी I1 प्लस I2 द सम ऑफ देयर इंटेंसिटीज। इन दैट केस स्पेस में यह इंटेंसिटी बन जाएगी I1 प्लस I2 और यूनिफॉर्म, इट्स यूनिफॉर्म इन स्पेस और द रीजन। और यदि कोहेरेंट सोर्स होगा तो इस तरह से इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होगी, कहीं पर मैक्सिमम कहीं पर मिनिमम। कोहेरेंट सोर्स के केस में हम कहेंगे इट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इस तरीके से इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव होता है। अब एक खास बात और मैं इधर बताता हूं, यदि हम दो अलग अलग सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स ले लें, दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क ले लें, तो उन दोनों ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होना बड़ा ही मुश्किल होता है। इट्स अ रेयर केस। हम इस तरह के दो सोर्स, दो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए जिस एपरेटस का, जिस सेटअप का इस्तेमाल करते हैं दैट इज क्विंक एपरेटस और क्विंक सेपरेशन। मैं वहां क्विंक एपरेटस इसके पहले भी बना चुका हूं, दोबारा उसको बनाता हूं, दिखाता हूं और फिर समझाता हूं कि किस तरह से इस तरह के दो कोहेरेंट सोर्स कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं पूरा बोर्ड अब साफ करूंगा। Now I'll tell you about Quink's apparatus. Quinkes, Quink's apparatus. Now, this apparatus is used to obtain a coherent source. Used to obtain two coherent source. देखिए, जैसा कि मैंने बताया, यदि हम दो अलग इंडिपेंडेंट ट्यूनिंग फॉर्क ले लेंगे और उन्हें दो सोर्स बना देंगे और उन्हें दोनों को वाइब्रेट करेंगे तो समस्या क्या होती है? इफ देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी दे वुड नॉट बी कॉल्ड कोहेरेंट। और जनरली ट्यूनिंग फॉर्क में हल्की फुल्की 1 या 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ ही जाता है, होता ही है। हम क्विंक्स एपरेटस बनाते हैं इस तरह से। यह एक ओपनिंग है क्विंक एपरेटस की और इधर एक आर्म है, दिस इज वन ऑफ द आर्म, और इस आर्म के ऊपर इट्स अ यूनिफॉर्म diameter apparatus like this, और इधर से यह एक दूसरा ओपन। Now what here we have got another tube
which may it's airtight tube and this may slide over this arm. इधर एक दूसरा ट्यूब है, एयरटाइट तरीके से है और यह इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, इस तरीके से रखा हुआ. नाउ ऑब्जर्व दिस. इस जगह पर हम ट्यूनिंग फॉर्क रख देंगे और उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल फिक्स होएगी. ट्यूनिंग फॉर्क को बीट करके इधर से हम साउंड वेव जनरेट करेंगे. इस जगह पर इस ट्यूनिंग फॉर्क को बीट करके हम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं. मैं इधर लिख देता हूं, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी साउंड वेव generated here by this tuning fork. और इस ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा जो जनरेटेड साउंड वेव है, जो कि फिक्स फ्रीक्वेंसी की है, साउंड वेव इधर से इस ट्यूब के अंदर एंटर करेगी और वह डिवाइड हो जाएगी. एक वेव इस आर्म के थ्रू ट्रेवल करते हुए इधर तक पहुंचेगी. इस आर्म के थ्रू ट्रेवल करने वाली वेव ने L1 डिस्टेंस ट्रेवल करा और दूसरी वेव जो ट्यूब के अंदर एंटर करी वह इस आर्म के थ्रू ट्रेवल करती हुई और इस तरीके से इस ट्यूब के अंदर से इससे मिलती हुई फिर बाहर निकली और इसने ट्रेवल करा L2 डिस्टेंस. नाउ दिस L1 तो फिक्स रहेगा मगर इस L2 को वेरी करा जा सकता है. आप इस ट्यूब को इसके अंदर पुश भी कर सकते हो, इससे बाहर भी निकाल सकते हो. तो इस तरीके से पाथ डिफरेंस आ जाएगा. पाथ डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी तो फिक्स रही क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क सेम है. फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली वेव इधर से और फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली वेव इधर से ट्रेवल कर रही है. इट्स सेम फ्रीक्वेंसी साउंड वेव ट्रेवलिंग इन बोथ द ट्यूब. मैं इस बात को लिखता हूं, हेंस सेम फ्रीक्वेंसी साउंड वेव ट्रेवलिंग in the two arms of Quincke's apparatus. Quincke's apparatus. जो क्विंक एपरेटस है, इसके दोनों आर्म में सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव ट्रेवल कर रही है एंड दे गेट superimposed or interfered at this point. जिनका पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस इज L2 minus L1. दिस इज द पाथ डिफरेंस जिसे हम डेल्टा X से डिनोट कर सकते हैं. जब यह इंटरफियर करेंगी तो इनमें फेज डिफरेंस होएगा एंड दैट फेज डिफरेंस would be del and it's 2 pi by lambda into path difference. Now depending on this path difference we will have the phase difference and depending on the phase difference we will have intensity. Intensity I would be I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos gel, or I1 is equal to I2 is equal to I naught कह देता हूं. So intensity I would be 2 I naught into 1 plus cos gel, or intensity I would be 4 I naught cos square del by 2. इस तरीके से इस जगह पर इंटेंसिटी I होगी और इधर इंटेंसिटी I नॉट है, और यह इंटेंसिटी I जब हम L2 को ऊपर नीचे करेंगे, इस लेंथ को कम ज्यादा करेंगे, सो दिस
intensity would vary between 0, this intensity I would vary between 0 and 4I naught. मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I naught होगी, मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी. मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा. इस तरीके से क्विंक एपरेटस के द्वारा हम कोहेरेंट सोर्स बना लेते हैं. एक ही सोर्स से आने वाली वेव को डिवाइड कर लेते हैं, दो में डिवाइड कर लेते हैं. यह दोनों साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी सेम इसलिए हुई क्योंकि सेम सोर्स से आ रही है, और पाथ डिफरेंस इसलिए हुआ क्योंकि एक वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और एक वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल्ड में डिफरेंस है, इसलिए पाथ डिफरेंस आ गया और इस वजह से फेज डिफरेंस आ गया. बाय दिस मेथड we used to analyze and observe the interference of sound wave. इस पूरी चीज को नोट डाउन करो. मैं अगला आर्टिकल समझाता हूं आज का, प्लीज नोट इट डाउन. My next article is reflection of sound wave. Reflection of sound wave. Now, sound wave is reflected in both case if it hits a rigid boundary and also if it hits any open end. देखिए, if closed and rigid surface, देखिए इस तरह की सिचुएशन है. दिस इज अ ट्यूब and this is the closed and a rigid end of the tube. This is close and rigid end. A sound pulse, a pressure pulse traveling in this closed pipe, एक साउंड वेव या प्रेशर वेव ट्रेवल कर रही है, वह ट्यूब की लेंथ के अलोंग आगे बढ़ती है, इस क्लोज और रिजिड एंड से टकराती है और लौटती है. जब यह क्लोज और रिजिड एंड से टकराकर लौटेगी तो क्या सिचुएशन बनेगी? हम कहते हैं इस जगह पर सिंस इट्स अ रिजिड एंड, इस जगह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना है, तो इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा. मैं इस बात को समझाता हूं, अभी तो सिर्फ एक बात बोलता हूं कि यदि इधर कंप्रेशन पल्स टकराएगी तो कंप्रेशन पल्स ही रिफ्लेक्ट करेगी, यदि रेयर फ्रैक्शन पल्स टकराएगी तो रेयर फ्रैक्शन ही रिफ्लेक्ट करेगा. कोई फेस चेंज नहीं होगा, हेंस नो फेस चेंज. इफ इंसिडेंट प्रेशर वेव is compression, yeah, if compression is incidented then reflected is also compression. If incident compression pulse then reflected pulse is also compression. यदि कंप्रेशन पल्स इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड पल्स भी कंप्रेशन ही होगी.
or and if incident pulse is rarefaction, then reflected pulse is also rarefaction. Reflected pulse is also rarefaction. इस क्लोज्ड रिजिड बाउंड्री से यदि कंप्रेशन टकराएगा तो लौटेगा भी कंप्रेशन, यदि रेयरफैक्शन टकराएगा तो लौटेगा भी रेयरफैक्शन. दैट इज नो चेंज इन फेस, दैट इज नो चेंज इन फेस. फेस में कोई चेंज नहीं आएगा. और हम यह बात लिख सकेंगे, इंसिडेंट प्रेशर वेव, यदि हम उसको लिखते हैं P इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, तो रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव लिखी जाएगी P डैश एंड इट्स इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी प्लस की एक्स. जरा देखिए, इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव, इंसिडेंट को P लिखा, रिफ्लेक्टेड को P डैश. P नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं, साइन फंक्शन में भी कोई फर्क नहीं, ओमेगा टी की एक्स किसी चीज में कोई फर्क नहीं, सिर्फ इधर माइनस इधर प्लस. इधर माइनस का मतलब है वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर प्लस का मतलब है द रिफ्लेक्टेड वेव वुड ट्रेवल अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. सिर्फ डायरेक्शन बदली है, नो चेंज इन फेस, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन वेवलेंथ, नो चेंज इन वेलोसिटी. ऐसा तब होता है जब क्लोज्ड रिजिड सरफेस से टकराकर लौट रही है. अब दूसरी सिचुएशन, इफ ओपन एंड, if reflected by open end, or which is having less dense, if reflected at an open end, साउंड वेव ओपन एंड से भी टकराकर लौटती है. जैसे यह कोई ट्यूब है और इधर साउंड पल्स जनरेट की गई और यह साउंड पल्स ट्यूब की लेंथ के अलोंग ट्रेवल कर रही है, और यह ओपन एंड से टकराती हैं. अब ओपन एंड से टकराने के बाद भी रिफ्लेक्शन होता है. ऐसा नहीं है कि ये बाहर निकल जाएंगी, बाहर भी निकलेंगी और साथ में रिफ्लेक्ट भी होंगी. पर खास बात क्या होगा, यदि कंप्रेशन पल्स इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड पल्स होएगा रेयरफैक्शन, और रेयरफैक्शन पल्स यदि इंसिडेंट हो रहा है तो जो रिफ्लेक्ट होएगा वह होगा कंप्रेशन. मैं इस बात को लिखता हूं, इफ इंसिडेंट पल्स is compression, then reflected pulse is a rarefaction. ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है जो नोट डाउन करना आवश्यक है. ओपन एंड में यदि कंप्रेशन पल्स टकराता है तो जो लौटता है वह रेयरफैक्शन होता है. While if incident pulse is rarefaction, इंसिडेंट पल्स यदि रेयरफैक्शन है, then reflected pulse is a compression. यदि रेयरफैक्शन इंसिडेंट हो रहा है तो जो रिफ्लेक्ट होने वाला है वह पल्स रेयरफैक्शन होता है. दैट इज द फेज चेंज ऑफ पाई टेक्स प्लेस. दैट इज
फेस चेंज बाय पाई, पाई से फेस चेंज हो जाता है। अब इस चीज को मैं इक्वेशन के द्वारा लिखता हूं। इफ इंसिडेंट प्रेशर वेव, यदि इंसिडेंट प्रेशर वेव P है, दैट इज P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो फिर रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव कैसे लिखी जाएगी जरा देखिए। रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव वुड बी रिटन एज P डैश, और जो P डैश होएगा दिस वुड बी इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। अब जरा देखिए, प्रेशर एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं, साइन फंक्शन में कोई फर्क नहीं, ओमेगा टी और के एक्स में कोई फर्क नहीं। फर्क क्या आया, इधर माइनस था इधर प्लस हो गया। माइनस साइन का मतलब कि इंसिडेंट प्रेशर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इधर जो प्लस है इसका मतलब है रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। एक और डिफरेंस है, इधर मैंने प्लस पाई भी कर दिया, मतलब फेस चेंज बाय पाई। कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो जाएगा और रेयरफैक्शन कंप्रेशन हो जाएगा। ऐसा हमेशा तब होता है यदि साउंड वेव क्लोज्ड पाइप से टकराए तो कोई फेस चेंज नहीं होगा, और ओपन पाइप ओपन एंड से टकराए तो फेस चेंज पाई से हो जाएगा। दिस इज अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से वी वुड ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन द ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इस तरह के पाइप को हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं, और इस तरह के पाइप को हम ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं। इन ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जब कोई साउंड वेव ट्रेवल करती है तो इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव ये आपस में सुपर इम्पोज कर जाती है, यह आपस में इंटरफियर कर जाती है, और इनके सुपर इम्पोजिशन से या इनके इंटरफेरेंस से वहां पर जो वेव बनती है दैट इज स्टैंडिंग वेव। जैसा हमने ट्रांसवर्स वेव में भी देखा था कि स्ट्रिंग यदि दोनों एंड पर बंधी हुई हो तो उस स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव बनती है। इसी तरह से क्लोज्ड पाइप में या ओपन पाइप में साउंड वेव की स्टैंडिंग साउंड वेव बनती है। किस तरह से बनती है उसी के बारे में बड़ा डिटेल में हम कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में सीखेंगे। कल हम जो सीखने जा रहे हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव बाय सुपर इम्पोजिशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। कल के दिन हम सीखेंगे, आज के दिन हम इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही समझते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, गुड डे।